नमस्कार बच्चों। आपने अभी तक बहुत सारे विषय अपनी कक्षाओं में पढ़े होंगे, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि मुख्य विषय हैं। परंतु क्या कभी आपने इसके अतिरिक्त कला के विषय में सोचा है? क्या आपने ये सोचा है कि कला भी एक विषय हो सकता है, और ऐसा विषय जो आपके जीवन में चार चांद लगा दे? जी हाँ बच्चों, ऐसा है, ऐसा संभव है। आज हम कला के भारतीय प्रतिनिधि कहे जा सकने वाले सैयद हैदर रज़ा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, 11वीं कक्षा की हिंदी आरोह में पाठ 10 आत्मा का ताप के लेखक सैयद हैदर रज़ा के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। सैयद हैदर रज़ा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के बाबरिया नामक एक छोटे से गांव में इन्होंने 22 फरवरी 1922 में जन्म लिया। इनके माता पिता का नाम सैयद मोहम्मद रज़ी और माता का नाम ताहिरा बेगम था। इसके बाद इन्होंने रज़ा का लालन पालन बड़े प्रेम से किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मंडला में ही हुई, परंतु उच्च शिक्षा के लिए फिर ये मंडला से दमोह चले गए, और दमोह में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। वहाँ से 10वीं पास करने के पश्चात रज़ा ने कला के क्षेत्र में पदार्पण किया, और कला के प्रति अपनी अभिरुचि को देखते हुए उन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स अर्थात नागपुर कला विद्यालय में प्रवेश किया, और वहाँ उन्होंने 1939 से लेकर 1943 तक एक छात्र के रूप में कड़ा परिश्रम किया और कला की बारीकियां सीखी। यही कारण था कि पिता के सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्होंने तुरंत वहीं के स्थानीय विद्यालय में कला के अध्यापक का पद संभाला और परिवार की आजीविका भी चलाई। परंतु इनका उद्देश्य कुछ और था। इनका सपना था मुंबई स्थित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेकर पढ़ने का। इसके लिए इनको मध्य प्रांत की छात्रवृत्ति भी मिली, परंतु छात्रवृत्ति लेकर जब तक ये मुंबई पहुँचे तब तक दाखिले बंद हो चुके थे, जिसके कारण जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के ये उस समय नियमित छात्र नहीं बन सके, और इनकी छात्रवृत्ति भी उनसे वापस ले ली गई। बच्चों, ध्यातव्य है, ऐसी स्थिति में कोई भी आम नागरिक टूट जाता है, परंतु रज़ा ने धैर्य नहीं छोड़ा। इनकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अकोला के सरकारी विद्यालय में इनको ड्राइंग अध्यापक के पद की पेशकश भी की, परंतु इन्होंने न लौटने का निश्चय किया और उस पेशकश को ठुकरा दिया, और मुंबई में रह कर के कड़ा संघर्ष कर अपने भविष्य को संवारने का एक चुनौतीपूर्ण फैसला कर डाला। देखते हैं इस फैसले का आखिर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बच्चों, उनका यह निर्णय सही साबित हुआ, और कड़ी मेहनत, लगन और
अपनी व्यावहारिकता के कारण इन्होंने बहुत जल्दी अपने मित्र बनाए और उस शहर में अपनी पकड़ स्थापित की, स्टूडियो में नौकरी प्राप्त की और नौकरी प्राप्त करने के साथ साथ अपनी चित्रकला का प्रदर्शन विभिन्न प्रदर्शनियों में किया, जिसके कारण इनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सका और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की फ़ीस भरने लायक पैसा प्रदर्शनी के चित्रों को बेच करके करने लगे। तो इस प्रकार से रजा ने मुंबई में अकेले अपने दम पर संघर्ष किया और अपने सपनों को साकार किया। उनका सपना जे स्कूल में प्रवेश लेकर के कला का अध्ययन करने का था, जो उन्होंने साकार कर दिखाया। और बच्चों, 1950 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा इनको एक और छात्रवृत्ति दी गई, जिसमें इन्होंने पेरिस की यात्रा की, फ्रांस की यात्रा की और वहाँ पर जा कर के कला की बारीकियों को सीखा, कला का अध्ययन और अधिक इन्होंने प्रगाढ़ता के साथ किया। इसके पश्चात रजा के साथ में इनके समकालीन और चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि इन्होंने 1948 में प्रोग्रेसिव आर्ट्स क्लब की स्थापना की थी और प्रोग्रेसिव आर्ट्स क्लब की स्थापना करने में इनका साथ उनके 2 अन्य चित्रकार मित्रों सूजा लिए इन तीनों का नाम भारतीय चित्रकला के संसार में सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा और लिया जाता है। इन्होंने आधुनिक चित्रकला को एक नया आयाम प्रदान किया और अनेक लोगों को चित्रकला का प्रशिक्षण भी दिया। हुसैन ने निश्चय किया कि वो भारत में ही रह करके अपनी कला का विस्तार करेंगे और लोगों के मन में कला के प्रति एक नई सोच और भावना उत्पन्न करेंगे। जबकि सूजा ने न्यूयॉर्क में जा कर के अपने भविष्य को तलाशा और वे वहीं बस गए। रही बात रजा की, तो रजा ने भी, क्योंकि फ्रांस पेरिस में काफ़ी समय बिताया था, अतः ये भी उसके बाद फ्रांस में ही बस गए और वहीं से कला का अध्ययन करने लगे। और दोनों भारतीय कला और पाश्चात्य कला, पश्चिमी कला, दोनों कलाओं का सामंजस्य इनकी कलाकृति में आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए अनेक टीकाकारों ने, अनेक प्रसिद्ध कलाकारों ने, चित्रकारों ने इनके ऊपर मोनोग्राफ लिख डाले। तो जिन लोगों ने इनके ऊपर मोनोग्राफ लिख डाले उनमें नाम लिया जा सकता है रुडोल्फ वॉन लेडेन का, नाम लिया जा सकता है पियरे गोदी-बेयर का, नाम लिया जा सकता है गीती सेन का और नाम लिया जा सकता है जॉक लासे का, नाम लिया जा सकता है मिशेल एम्बेयर का। तो इन सब ने रजा के विषय में मोनोग्राफ लिखे हैं, जिसके आधार पर रजा को बहुत सारे लोगों ने समझा है, इनकी कला की बारीकियों को समझा है और इनकी कला की बारीकियों को समझने में इनकी मोनोग्राफी से बहुत मदद प्राप्त हुई है। रजा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति प्राप्त की है, न केवल भारतीय परिवेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी रजा चित्रकला के दम पर छा चुके हैं। इन्होंने इस संबंध में यूरोप की यात्रा की
विशेष तौर पर पूर्वी और पश्चिमी यूरोप की यात्रा कर इन्होंने वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन किया और लगभग 1970 के दशक में भारत में इन्होंने मध्य प्रदेश में एलोरा, अजंता, गुजरात आदि स्थानों की यात्रा की और वहाँ की कलाकृतियों को ध्यान से देखा और दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया और पाश्चात्य पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और भारतीय सांस्कृतिक कला का प्रभाव, इन दोनों के मिश्रण से इन्होंने अपनी कला को एक नए आयाम तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का लोहा मनवाया। सैयद हैदर रज़ा की कला कोई साधारण कला नहीं है। उन्होंने अपनी कला को नए आयाम तक पहुंचाया और अब नए आयाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें निश्चित रूप से बहुत कठिन साधना करनी पड़ी और साधना करते हुए रज़ा ने अपनी कला को विस्तार तो दिया, परंतु मूल में भारतीयपन जो है वो बना रहा। भारतीयता का अंश उनकी कला से नहीं गया। इसीलिए रज़ा को ठेठ भारतीय कलाकार के रूप में भी आलोचक देखते हैं और क्यों ना हो, आखिर भारतीयता उनके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है और उनकी कला में भी। वो भारत ही रहा, भले वो पाश्चात्य जगत में रहे, काफ़ी लंबा समय उन्होंने फ्रांस में बिताया, परंतु उनकी कला का केंद्र भारत ही रहा। भारतवर्ष ही उनकी कलाओं का मुख्य विषय रहा और भारतवर्ष में जो आध्यात्म है, महाभारत है, साहित्य है, कबीले हैं, यहाँ की जनजातियाँ हैं, प्रकृति है, इन सब का चित्रण उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी विभिन्न कलाकृति में दर्शाया है। शुजा और हुसैन, इन दोनों ने भी कला को बहुत विस्तार दिया। इन्होंने उनके साथ मिलकर के भारतीय कला के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। रज़ा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रज़ा ठेठ भारतीय रहे। उनकी कला में, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, कि ठेठ भारतीयपन देखने को मिलता है। उनकी कला का जो मुख्य केंद्र है वो है बच्चों बिंदु। बिंदु से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो ये कि जब वो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो ध्यान लगाने में वो अपने आप को असमर्थ पाते थे, परंतु उनके एक अध्यापक ने इस बात पर ध्यान दिया और उन्हें एक बिंदु बना करके, ब्लैक बोर्ड पर एक बिंदु बना करके ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। और अभ्यास करने के बाद रज़ा ने पाया कि वास्तव में बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से हम भटकाव की स्थिति से बच सकते हैं। इसलिए रज़ा ने इसको गुरु का मूल मंत्र माना और जीवन पर्यंत इसको अपने जीवन में अपनाए रखा, जिसके बलबूते पर उन्होंने विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त की। तो हम कह सकते हैं कि रज़ा की कला में
बिंदु का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में इससे पूर्व वो यथार्थवादी पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित चित्रण अपनी कलाओं के माध्यम से किया करते थे, परंतु अब उनका ध्यान बिंदु की ओर लगभग 1980 के दशक में गया और उन्होंने फिर बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर त्रिभुजाकार और ज्यामितीय अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों को अपनी चित्रकारी का विषय बनाया और इसमें अद्वितीय सफलता पाई। कहते हैं कि बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने वो बिंदु जो अपने अध्यापक से जिसकी शिक्षा दीक्षा ली थी, उसको भारतीय पारंपरिक कला का केंद्र बना डाला और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर इसकी स्थापना करने में वो सफल रहे। उनके गुरु प्राथमिक अध्यापक श्री नंदलाल झरिया थे, जिन्होंने उनको बिंदु का यह पाठ पढ़ाया था और उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने कला कर्म में अनूठी सफलता प्राप्त की। रजा की कला और व्यक्तित्व में बहुत उदात्तता थी बच्चों। उनकी कला में रंगों की व्यापकता थी और था आध्यात्म की गहराई से युक्त उनकी कलाकृतियाँ हुआ करती थी, जिसमें रंगों की अनूठी समझ देखी जा सकती है। रंगों का विचित्र तालमेल उनकी कलाकृति को अनुपम बना डालती थी। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में भी बहुत सराहा गया। उनकी कला का वर्णन करते हुए ही विभिन्न मोनोग्राफर्स ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ लिखी थी, मोनोग्राफी की थी, जिनमें रुडोल्फ वॉन लेडेन और गीति सेन आदि का नाम उल्लेखनीय था। अभी हमने उसकी चर्चा की थी। वास्तव में सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था, ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। इसके बाद बच्चों सन 1956 में इन्हें एक और सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान अपने आप में विशिष्ट था। विशिष्ट इसलिए था क्योंकि रजा एक पहले गैर फ्रांसीसी थे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार था बच्चों पिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार, जो इन्हें 1956 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा 1981 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वहीं 2007 में इन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण नामक विशिष्ट अलंकार से। और बच्चों, भारतीय चित्रकला को इतना अधिक योगदान देने के पश्चात इन्होंने अपना अंतिम समय भारत में ही बिताने का निश्चय किया और वे भारत चले आए थे। लगभग 60 वर्षों तक ये फ्रांस में रहे और अंतिम समय में भारत की माटी इन्हें इनकी अपनी जन्मभूमि में खींच लाई और यहीं पर इन्होंने अंतिम सांसें ली। परंतु उससे पूर्व 88 वर्ष की आयु में
इन्होंने एक और विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। इनकी एक पेंटिंग, एक चित्र जिसका नाम सौराष्ट्र था, वो लगभग 10 जून 2010 को बिक गई। परंतु जानते हैं कि वो इनकी एक पेंटिंग वो कितने में बिकी? वो पेंटिंग बिकी 16 करोड़ 42 लाख रुपयों में। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग की श्रेणी में उसको शामिल किया जा सकता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि रज़ा की कला अपने आप में अनूठी है और इनकी कला के पारखियों ने इनके कला की कीमत को भी सही आंका है। ये सब तभी संभव हो सका जब इन्होंने कला में अपना संपूर्ण झोंक दिया और अंततः इनका देहांत 30 जुलाई 2016 को हो गया और ये महान चित्रकार इस हम सबके बीच से चले गए। बच्चों, जो अभी हमने सैयद हैदर रज़ा के जीवन के बारे में जाना, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। अपेक्षा है कि आप सब इसका उत्तर दे पाएंगे। रज़ा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रज़ा की शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई? 1950 में रज़ा को फ्रांस क्यों जाना पड़ा? रज़ा के समकालीन 2 चित्रकारों के नाम बताइए। और जो अंतिम प्रश्न है उसमें बताना है कि रज़ा के कला की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये रज़ा का जीवन परिचय अच्छे से समझ आया होगा। यह आत्मा के ताप का पहला भाग था। अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे, जिसमें हम रज़ा का लिखा हुआ पाठ आत्मा का ताप पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।